गति प्रबल पैरों में भरी तो क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझको विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 3 मार्कर से संबंधित श्रृंखला चलाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा आखिरी लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का। जी हां, 1930 से लेके पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के एंड तक आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं सारे 3 मार्कर विद मॉडल आंसर विद शॉर्ट डिस्कशन, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। अपने इस ध्येय को पूरा करने क्रम में आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है दांडी यात्रा। साथियों, दांडी यात्रा के बारे में आप सभी जानते हैं। 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी ने शुरू की। क्योंकि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के 11 सूत्री प्रस्तावों की उपेक्षा की थी, उनकी बातें नहीं सुनी थी, उनकी मांगों को उपेक्षित कर दिया था। 6 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी के तट पर, नमक कानून को उठा के सांकेतिक रूप से तोड़ते हैं। यह पूरा मसला था। इस सबको 3 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। कारण, गांधी की 11 सूत्री मांगों की उपेक्षा किया जाना। नंबर सेकंड, शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 दांडी के तट पर पहुंचकर। आप देखिए, पॉइंट्स विद हेडिंग चल रहा था, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दे सके, और ये वाला पॉइंट आधे लाइन में कंप्लीट हो गया, तो दूसरा पॉइंट हमने यही शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन। जब भारत छोड़ो, आई एम सॉरी, जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन चल रहा था, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में वहां के क्षेत्रीय नेताओं ने उसे अपने तरह से लागू किया। उसी क्रम में उत्तर पश्चिम भारत में एक प्रमुख नेता थे जिन्हें हम कहते हैं सीमांत गांधी, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खां। उन्होंने सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों को ही अपने तरह से लागू किया उत्तर पश्चिम भारत में। उसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया, क्योंकि उनके जो सदस्य थे वो लाल कलर का कुर्ता पहनते थे, हम सभी जानते हैं। देखिएगा 3 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं। परिचय, सविनय अवज्ञा का उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्षेत्रीय विस्तार। देखिए परिचय क्या लिख रहा हूं मैं। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, उसका उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षेत्रीय विस्तार था ये। दूसरा, नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खां, ब्रैकेट में सीमांत गांधी। तीसरा, संगठन का था साथियों खुदाई खिदमतगार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आप सभी जानते हैं, भारत में जो सांप्रदायिक समस्याएं चल रही थी चुनाव को लेके, उसके निराकरण के लिए लंदन ब्रिटेन में एक आयोजन कराया गया गोलमेज सम्मेलन। जैसे कहा, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी नहीं गए थे, मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। अब चूंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी और महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर, जब वो वहां नहीं पहुंचे तो कोई भी निर्णय लेना औचित्यपूर्ण नहीं था। अतः यह सम्मेलन असफल रूप से समाप्त हुआ। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को कहा कि भाई, आपकी जिम्मेदारी है महात्मा गांधी को लेकर आना अगले गोलमेज सम्मेलन में। इसी क्रम में इरविन गांधी के पास जाते हैं और गांधी जी से समझौता करते हैं, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 5 मार्च 1931, उसके बारे में आगे देखेंगे। फिलहाल इसको देखें 3 मार्कर। आयोजन कब हुआ? नवंबर 1930 से 1931, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। उद्देश्य क्या था? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की समस्या का निराकरण। परिणाम क्या हुआ? असफल समाप्त हुआ, गांधी इरविन समझौते की पृष्ठभूमि रखी गई। सारी बातें बता दी थी कि हिस्ट्री में यही गेम है कि अगला क्या इंसिडेंट हुआ, उसके कारण अगला क्या खास इंसिडेंट हुआ, ये बता दो, मजा आ जाएगा। तो अगला काम हुआ गांधी इरविन समझौता, इसी के कारण। तो यदि मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो गांधी इरविन समझौते पे 3 मार्कर आ गया, तो क्या लिखेंगे? 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन के बीच हुआ। अब ये तो मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है गांधी इरविन। क्लियर? बट उद्देश्य क्या था? गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में लाना। गांधी जी पहुंच भी गए थे, हम सभी जानते हैं। जरा देखिएगा, दिनांक 5 मार्च 1931। उपनाम इसका एक दूसरा नाम भी है, दिल्ली समझौता। उद्देश्य क्या था? गांधी ऑब्लिक कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करवाना। इसको इस तरह से आप लिख देंगे। देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान थे उस सब बताने पे आप मत पड़िएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यदि किसी संधि, किसी समझौते के अंतर्गत प्रावधान यदि बहुत ज्यादा है तो उनको 3 मार्कर में लपेटने की कोशिश मत किया करो, बाकी की चीजें बता दिया करो। क्लियर है? आगे देखते हैं। कराची अधिवेशन साथियों 1931 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, हम सभी जानते हैं। कराची में हुआ था, नाम से समझ में आ रहा है। खास क्या था? इस सम्मेलन के माध्यम से, इस अधिवेशन के माध्यम से ही महात्मा गांधी को कांग्रेस ने पहली बात तो परमिशन दी कि जाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। नंबर सेकंड, इन्होंने मौलिक अधिकार से संबंधित अपनी जो मांग रखनी है अंग्रेजों से, उस पर सहमति व्यक्त की कि हां, हम मौलिक अधिकार से संबंधित अपनी मांगों को प्रबल करेंगे। इसी अधिवेशन में यह बात रखी गई। इन तीनों बातों को किस तरह लिखेंगे देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, 29 मार्च 1931 को आयोजित हुआ। नंबर सेकंड, अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर थर्ड, प्रावधान क्या हुए इसमें, कार्य क्या हुए प्रमुख। मौलिक अधिकार की मांग,
पूर्ण विराम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हेतु गांधी अधिकृत कि आप जा सकते हैं। आप देखिए तीनों बातें बता दी, कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ और काम क्या हुआ, प्रमुख काम, ये दोनों काम प्रमुख थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए गांधी जी चले गए, तो एकमात्र सम्मेलन जिसमें गांधी जी या कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज हुई वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन का जो मुद्दा वहां डिस्कस हो रहा था उसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच सहमति नहीं बनी, आप सभी जानते हैं, और गांधी जी असंतुष्ट होकर सम्मेलन को असफल रूप में ही समाप्त करवा के वापस लौटे आए। ये सब हम जानते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा, आयोजन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, बर्मिंघम, गांधी जी शामिल। उद्देश्य क्या था, वही सांप्रदायिक निर्वाचन समस्या का निराकरण। परिणाम क्या हुआ, असफल समाप्त। पर जैसा मैंने कहा कि इसके बाद क्या हुई घटना खास वो बता दो तो थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद की प्रमुख घटना थी सांप्रदायिक पंचायत। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल समाप्त हो गया तो जो मैकडॉनल्ड था उसने सांप्रदायिक पंचायत जारी कर दिया था। अपने हिसाब से भारत की सांप्रदायिक समस्या का निराकरण उसने कर दिया था। एक नया आदेश जारी कर दिया था 16 अगस्त 1932 को, जिसे कम्युनल रिवॉर्ड भी कहते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल समाप्त हुआ, इसी के कारण सांप्रदायिक पंचायत आया था। तो इसके परिणाम में आप कॉमा करके इसे भी लिख सकते हैं, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए यदि सांप्रदायिक पंचायत एक कम्युनल रिवॉर्ड आ गया तो क्या लिखेंगे, पहले तो डेट बताओ, दूसरा बताओ क्यों लाया गया था, तीसरा बताइए कौन लाया था। परिचय 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडॉनल्ड लाया। चलिए उद्देश्य क्या था, सांप्रदायिक समस्या का निराकरण, वही उद्देश्य चल रहा है। परिणाम क्या हुआ, अब जब इन्होंने सांप्रदायिक समस्या का निराकरण किया इनके हिसाब से, तो उन्होंने भारत में कहीं ना कहीं दोबारा फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। इस बार फूट डालो शासन करो उन्होंने किया, हिंदू समाज में हिंदू और दलितों को अलग अलग स्थान दे दिया, दलितों को हिंदुओं से अलग मान के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। साथियों गांधी जी ने उनकी इस नीति को समझ लिया, इस चीज का विरोध किया, पर अंबेडकर जी सहमत थे कि ठीक है हम हिंदुओं से हमें अलग कर दो। गांधी जी अंबेडकर जी को समझाना चाह रहे थे, बात नहीं बन रही थी। फिर कुछ लोगों की मध्यस्थता के बाद गांधी अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसे अपन बोलते हैं पूना समझौता। तो जो पूना समझौता हुआ था वो सांप्रदायिक पंचायत का ही परिणाम था, उसके बाद ही हुआ था, हम जानते हैं, इसलिए मैंने यहां परिणाम में इसको मेंशन किया। तो यदि सांप्रदायिक पंचायत 3 मार्कर में आ गया तो 3 बातें बता देना, कब लाया, कौन लाया, दूसरा पर्पस क्या था, तीसरा परिणाम क्या हुआ, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल रिवॉर्ड के प्रावधान क्या थे। देखिए इंपॉर्टेंट है ये कम्युनल रिवॉर्ड, इसलिए मैंने प्रावधान पे एक 3 मार्कर बना दिया। पहला प्रावधान था कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो भारतीयों को पृथक निर्वाचन दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरल जिसे अपन बोलते हैं। दूसरा, दलितों को हिंदू समाज से अलग मान लिया जाएगा, ठीक, उनके लिए पृथक निर्वाचन। और तीसरा, जो प्रांतीय विधानमंडल है उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। ये 3 इन्होंने प्रावधान खास इसमें रखे। खैर, पर हम सभी जानते हैं गांधी जी समझ गए कि फूट डालो वाला मामला चल रहा है। उन्होंने अंबेडकर जी को कहा कि देखो भैया हम दलितों को आरक्षण दे देंगे, ज्यादा सीटें दे देंगे, पर प्लीज हिंदू समाज से अलग मत हो। इस बात पर सहमति रखवाने के लिए इनके बीच समझौता हुआ, पूना समझौता या गांधी अंबेडकर समझौता। कब हुआ, किसके बीच हुआ, वो तो नाम से समझ में आ रहा है। प्रावधान क्या थे ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। दिनांक 26 सितंबर 1932, वो आया था 16 अगस्त 1932 में, लगभग 1 महीने कुछ दिन बाद ये हो गया, ठीक। कारण था सांप्रदायिक पंचायत, उसी के विरोध में हुआ। प्रावधान क्या रहे, केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल में दलितों को दे देंगे, आरक्षण दे देंगे। क्लियर, सीटें बढ़ा दी थी, आरक्षण ज्यादा दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस, देखिए मामला क्या है। 3 सितंबर 1939 हम सभी जानते हैं कि जर्मनी ने पोलैंड पे बम फेंक दिया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। उस शुरुआत के बाद ब्रिटेन ने क्या किया, भारत की सेनाओं को बिना भारतीय नेताओं से पूछे अपने युद्ध में शामिल कर लिया। इस बात का भारतीय नेताओं ने विरोध किया, खासकर कांग्रेस ने विरोध किया, और कांग्रेस ने अपनी 8 प्रांतों की सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा ऐसी सरकार में रहने का क्या मतलब जहां हमारे से सहमति के बिना सारे डिसीजन हो रहे हैं। इस्तीफा दे दिया। इस बात से खुश हुए 2 लोग, नंबर 1 मोहम्मद अली जिन्ना मतलब मुस्लिम लीग, और नंबर 2 BR अंबेडकर। और उन्होंने कांग्रेस के इस्तीफे दिए जाने के उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया था। क्लियर, दिखेगा। दिनांक 22 दिसंबर 1939। आयोजक कौन थे, मुस्लिम लीग और BR अंबेडकर। कारण क्या था, कारण था कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों की सरकार से इस्तीफा। क्यों दिया वो सब मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब वो सब हम नहीं लिख सकते हैं, यहां बस हमें इस चीज का कारण लिखना है। इस चीज का कारण है कांग्रेस द्वारा इस्तीफा। अब इस्तीफा क्यों दिया था वो नहीं बता सकते क्योंकि आंसर बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी संकट क्या था, आप सभी जानते हैं, त्रिपुरी मतलब वर्तमान जबलपुर। क्या हुआ था, अधिवेशन होना था कांग्रेस का, अध्यक्ष के रूप में कौन चुना जाएगा, इसके लिए चुनाव
हुआ? चुनाव में खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया। हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को खुद की हार माना, अपने ईगो पे ले लिया। उन्होंने सुभाष जी को हर तरह के सहयोग से मना कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आहत हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी अगले अध्यक्ष बने थे। ये सब हम जानते हैं। इस पूरे मसले को कहा जाता है त्रिपुरी संकट। देखिएगा, 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, अध्यक्ष चुनाव संबंधित विवाद, सुभाष चंद्र बोस गांधी उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया पर विजित, बोस का त्याग पत्र, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 3 बातें कट टू कट लिख देना। चलिए आगे बढ़िए। अगस्त प्रस्ताव, हम सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो चुका था, ब्रिटेन को हमारे सहयोग की जरूरत थी, तो उस सहयोग को प्राप्त करने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रलोभन वो हमें दे रहे थे, अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त के महीने में एक प्रस्ताव भेजा जिसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या था इसमें? देखो भैया, तुम्हें ना संविधान बनाने की अनुमति दे देंगे, तुम अपना संविधान खुद बना लेना, और सुनो बस तुम हमें मदद दे दो द्वितीय विश्व युद्ध में। यह पूरा मामला था। जरा देखिएगा, परिचय लिनलिथगो द्वारा अगस्त माह में प्रस्तुत किया गया। नंबर 2, उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करवा देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में तुम हमारा साथ दे दो। ये 2 बातें थी। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्लियर है? हम सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए कहा था, दरवाजे में जंग लगी कील के समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए मामला यह हुआ, गांधी जी का कद 1940 आते आते कांग्रेस में कम होने लगा था। उनकी इच्छा के बिना हर तरह के डिसीजन लिए जाने लगे थे। क्लियर? अपनी लैंग्वेज में अपन कहें तो गांधी जी को हल्के में लिया जाने लगा था। फिर गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने देखा कि मामला बहुत बिगड़ रहा है। गांधी जी ने कांग्रेस से कहा कि देखो भाई, एक निर्णायक आंदोलन करना है क्या देश में मेरे नेतृत्व में? कांग्रेस इग्नोर मार रही थी, बोले रहने दो यार, नहीं करना कोई आंदोलन। ठीक, तो उस समय महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हर मुद्दे पर अपनी एक अलग राय रखना, अपना एक अलग पक्ष रखना। तो उसी के क्रम में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और इसी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए एक स्टेटमेंट भी कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा यदि तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो। फिर कांग्रेस साथ देती है और गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। खैर, उस सब पे बाद में आएंगे, पर फिलहाल व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब क्या था? कांग्रेस से स्वयं को अलग दिखाते हुए गांधी जी ने खुद के लेवल पे शुरू किया था। उद्देश्य था वो जो अगस्त प्रस्ताव आया था उससे असहमति रखना। क्लियर? और इसमें प्रथम सत्याग्रही हम सभी जानते हैं बने थे विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं। शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 गांधी द्वारा पवनार आश्रम। मैंने क्या बोला? कांग्रेस से अब वो अलग हट के खुद के लेवल पे कर रहा है। नंबर 2, उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव का विरोध, उपनाम है इसका दिल्ली चलो आंदोलन। सत्याग्रही पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो आंदोलन कभी 3 मार्कर में आ गया तो आप क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 व्यक्तिगत सत्याग्रह, ब्रैकेट में डेट लिख देना को कहते हैं। नंबर 2 गांधी जी द्वारा अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टेटमेंट, मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी ने चुनौतीपूर्ण तरीके से कांग्रेस से कहा। और उसके बाद कांग्रेस सहमत हुई थी कि चलिए आपके नेतृत्व में एक बार फिर एक निर्णायक आंदोलन चलाते हैं जिसे अपन भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। देखिएगा, गांधी जी ने कांग्रेस को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए जाने के लिए चुनौती के रूप में कहा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी स्टेटमेंट यदि आता है तो 3 बातें बताया करो, किसने कहा, किसके लिए कहा और किस रेफरेंस में कहा। गांधी जी ने कहा, कांग्रेस के लिए कहा और चुनौतीपूर्ण तरीके से कहा। चलिए आगे बढ़िए। उषा मेहता, हम सभी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो सभी शीर्ष के नेता जेल में बंद कर दिए गए थे। उस समय 2 पंक्ति के नेता थे, कुछ भूमिगत रहकर आंदोलन चला रहे थे, कुछ समानांतर सरकारें गठित कर रहे थे उस आंदोलन को संचालित करवाने के लिए। तो उसी क्रम में भूमिगत रहते हुए उषा मेहता जी ने रेडियो संचार के माध्यम से आंदोलन को ऊर्जा प्रदान की थी। उषा मेहता क्या लिखेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में रेडियो प्रसारण का कार्य उषा मेहता जी ने किया था। चलिए, कप्तान मोहन सिंह, हम सभी जानते हैं जो आजाद हिंद फौज थी जिससे नाम संबद्ध हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, उस आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में आया तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह। यही उसके गठनकर्ता भी थे और यही उसके पहले सेनापति भी थे। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनए नाम से सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन कर उसके पहले सेनापति बने। चलिए, लाल किला मुकदमा। साथियों, आजाद हिंद फौज के जो सेनापति जो सैनिक
ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चाबंदी किए हुए थे भारत के बाहर से, उन सभी पर ब्रिटेन ने भारत में जो मुकदमा चलाया राजद्रोह का कि तुम सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे, वो था लाल किला मुकदमा। हम सभी जानते हैं कि उन्हें फिर फांसी की सजा हो गई थी और उसके खिलाफ फिर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, तो फांसी की सजा बदल दी गई थी जो कि आजीवन कारावास में तब्दील हो गई थी। तो लाल किला मुकदमा क्या है? आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, जो सैनिक थे, उन पे चला हुआ मुकदमा। देखिएगा, नवंबर 1945 आजाद हिंद फौज के अधिकारी ब्रैकेट में मेजर शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर ब्रिटिश हुकूमत का मुकदमा। ठीक, यदि जगह बच जाए तो पूर्ण विराम करके लिख देना। बचाव समिति थी भूलाभाई देसाई की, ठीक, इनको बचाने के लिए। सीआर प्लान राजगोपालाचारी जी का प्लान था, जुलाई में आया था। क्यों आया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक करने के लिए लाया था। ठीक, तो मुस्लिम लीग को इन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हें अलग पाकिस्तान चाहिए ना, ले लेना, पर एक शर्त है, अपन क्या करेंगे, अभी मिलजुल के अंग्रेजों से लड़ेंगे, उसके बाद जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां वयस्क मताधिकार करा लेंगे। यदि वहां की जनता ने बोल दिया कि भाई हमें एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान, तो दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए किया गया प्रयास था, और इस तरह से सी राजगोपालाचारी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत से अलग एक देश पाकिस्तान के होने की बात स्वीकार की थी। इसके माध्यम से देखिएगा, परिचय सी राजगोपालाचारी 10 जुलाई 1944 में प्रस्तुत। तो पहले में हमने बता दिया कि किसने लाया, कब लाया। दूसरा, उद्देश्य क्या था? कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच सहमति लाना उद्देश्य था। प्रावधान क्या था? मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वयस्क मताधिकार पर पृथक पाकिस्तान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? शुरू में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को मान लिया था, बाद में वो नकार गए थे। क्लियर? शाही नौसेना विद्रोह। साथियों, शाही नौसेना विद्रोह भारतीय नौसैनिकों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था अंग्रेजों का, उसके खिलाफ हुआ था। फिर क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल जाते हैं, मध्यस्थता करते हैं और सैनिकों से कहते हैं कि देखो आत्मसमर्पण कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिक यदि सत्ता के विरुद्ध इस तरह का धरना देगा, इस तरह का आंदोलन करेगा, तो भविष्य के लिए गलत मैसेज जाएगा कि सत्ता पे जो भी है आपको सत्ता का सम्मान करना है, उस पद का सम्मान करना है। तो सेना इस तरह का कुछ करे तो शोभा नहीं देता। इस संदर्भ में उन्होंने आत्मसमर्पण करवाया था। देखिएगा, भारतीय नौसैनिकों से भेदभाव विरुद्ध बीसी दत्त द्वारा 18 फरवरी 1946 को मुंबई में तलवार प्रशिक्षु जहाज पर शुरू। ठीक, कहां हुआ था? तलवार नाम का एक प्रशिक्षु जहाज था, उसमें शुरू हो गया था। फिर सरदार पटेल और जिन्ना के मध्यस्थ से समाप्त हुआ। ठीक, तो डेट जरूर देखिएगा, हमने मेंशन करी 18 फरवरी 1946, आपको भी करना है। डेट का महत्व बार बार मैं बोलता हूं। अब देखिए, हम भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत के सामने नहीं। यह स्टेटमेंट इन्हीं नौसैनिकों ने दिया था आत्मसमर्पण करते वक्त कि देखो, हम समर्पण उस सत्ता, उस गद्दी, उस संवैधानिक पद के लिए कर रहे हैं, जो लोग उस पे बैठे उनके लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा, 24 फरवरी 1946 को नौसैनिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण के क्रम में कहा। चलिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। देखिए, हुआ ये, कैबिनेट मिशन आया, आप सभी जानते हैं 1946। कैबिनेट मिशन ने बोला कि देखो, एक संविधान सभा बनवा देते हैं, तुम्हारी 389 टोटल मेंबर होंगे उसमें, और वही संविधान सभा संविधान का निर्माण भी करेगी और साथ में अंतरिम संसद के तौर पे भी काम करेगी, मतलब देश का शासन भी चलाएगी। अब देश का शासन चलाना है तो ऑब्वियसली मंत्री होना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट का एक मंत्री बिठाना पड़ेगा। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया जो देश चलाने लगी। बट इस सब से असहमत थी मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि उसे तो अलग देश चाहिए था। तो मुस्लिम लीग ने कहा, ना तो हम संविधान सभा में शामिल होंगे, ना अंतरिम सरकार में शामिल होंगे, ना हमें कोई पद चाहिए, इस तरह हम अलग रहेंगे इससे, और हमें तो अलग देश चाहिए, इसके लिए हम विरोध करते रहेंगे। ये मामला चल रहा था। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, मुस्लिम लीग नहीं आ रही, मत आने दो, हम अपनी कांग्रेस के लोगों को अलग अलग पद देके सरकार का गठन करते हैं, चलो सरकार बनाते हैं, देश चलाते हैं और साथ में संविधान का निर्माण करते हैं। ये सब शुरू हो गया। पर जैसे ही कांग्रेस ने अपनी एक अंतरिम सरकार बनाई, लोगों को मंत्री के पद दे दिए, शासन संचालन शुरू हो गया, संविधान का निर्माण भी शुरू हो गया, तब मुस्लिम लीग ने उसके विरोध में और अलग से पाकिस्तान हमें दो, इसकी मांग करते हुए यह दिवस मनाया जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और इसके क्रम में उन्होंने कई सांप्रदायिक दंगे भड़काए। नोआखली का दंगा बड़ा प्रसिद्ध है, जिसे महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण तरीके से रुकवाया था। क्लियर? ये वो पूरा मसला है। देखिएगा, अंतरिम सरकार गठन के विरोध में मुस्लिम लीग ब्रैकेट में जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग के लिए 16 अगस्त 1946 को मनाया। ये याद रखना, कब मनाया? 16 अगस्त 1946। किसने मनाया? मुस्लिम लीग जिन्ना ने मनाया। क्यों मनाया? पृथक पाकिस्तान की मांग के लिए मनाया। परिणाम क्या हुआ? कलकत्ता, बंबई, पूर्वी बंगाल, नोआखली में दंगे भड़के। क्लियर?
आगे बढ़े। वन मैन बाउंड्री फोर्स, जैसा मैंने कहा महात्मा गांधी गए, इन दंगों को शांतिपूर्ण तरीके से रुकवाया, तब लॉर्ड बेटन ने, माउंट बेटन ने, आई एम सॉरी, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। देखिएगा, नोअखली में शांतिपूर्ण तरीके से दंगे रुकवाने के कारण माउंट बेटन ने महात्मा गांधी को उपाधि दी। क्लियर? अगला देखें, 3 जून प्लान। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, उसे क्यों भेजा भारत की? देखो भैया, जल्दी से जल्दी इनके जो आपसी मसले सॉल्व कराओ और हमें इन्हें जल्दी जल्दी आजादी देके फ्री करना, जल्दी आगे सॉल्व कराओ। तो वो आए सब मामला सेट करवाने, बट जब वो आए और उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत करी, तो उस योजना को उन्होंने 3 तारीख को प्रस्तुत किया था, इसलिए उसे बोलते हैं 3 जून प्लान। ठीक, बट जब वो भारत आए और यहाँ की चीजों को स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि भारत में जो अभी समस्याएं चल रही हैं, सब अलग अलग बिंदुओं पे असहमत है, सहमति है ही नहीं किसी के बीच में। इसका निराकरण केवल एक है, पृथक पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान मांग रहे हैं उन्हें दे दो, तभी जाके भारत को हम आजाद कर पाएंगे, तभी चीजें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। तो ये जो प्लान था, ये आया था भारत को आजादी देने, पर विभाजन भी कर गया, इसीलिए इसे भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। देखिएगा, परिचय, माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को प्रस्तुत। नंबर 2, उद्देश्य क्या था? भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करना। परिणाम क्या हुआ? भारत आजाद, भारत पाक विभाजन। क्लियर? 3 बातें बता दी, कौन लाया, कब लाया, क्यों लाया और क्या परिणाम हुआ। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। साथियों, देश आजाद हो गया, राज्यों को नए तरह से पुनर्गठित करना था, उसके लिए अलग अलग समितियां बनी। उनमें से एक समिति थी फजल अली आयोग की समिति। उस समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में एक अधिनियम आया जिसे बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यह 7वां संविधान संशोधन था देश में, और भारत को कई राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस सबको कैसे लिखेंगे? देखिए, परिचय, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर आया। नंबर 2, नवंबर 1956 में आया, 7वां संशोधन था। नंबर 3, परिणाम क्या हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य स्थापित। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल हरि देशमुख। देखिए, अब कुछ व्यक्ति आएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रमुख व्यक्तित्व भी लिखा हुआ है हिस्ट्री में, तो कुछ व्यक्तियों को 3 मार्कर के संदर्भ में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और कुछ को मैं छोड़ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम पुराने लेक्चर्स में अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत उन्हें कर चुके हैं। देखिएगा, गोपाल हरि देशमुख के बारे में यदि कभी 3 मार्कर आए, तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा, पश्चिम भारत के महान समाज सुधारक। नंबर 2, मराठा मासिक पत्रिका जो है लोकहितवादी, ये चलाते थे। नंबर 3, अहमदाबाद में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह मंडल की शुरुआत की थी। चलिए अगला देखें, गोविंद बल्लभ पंत। साथियों, परिचय ये है कि पेशे से वकील और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। नंबर 2, साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया और कई कृषि सुधारों की आधारशिला रखी, कई तरह के रिकमेंडेशन दी। उपलब्धि क्या है? यूपी के सीएम बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। चलिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, हम सभी जानते हैं, एक सफल वकील और उदारवादी कांग्रेसी नेता। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। नंबर 3, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसका चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति में हम पहले पॉइंट में बता रहे हैं कि ये है क्या, जैसे ये क्या है, वकील है और उदारवादी कांग्रेसी। दूसरे में हम बता रहे हैं इन्हें किया क्या है, तो इन्हीं सब पे फोकस चल रहे हैं सारे 3 मार्कर। देखिए, विनायक नरहरि भावे, मतलब विनोबा भावे, महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण जो गांधीवादी थे, तो पहले में वही परिचय दे दिया। दूसरा, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही। दूसरा, भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया। तो देखो, हम ओवरऑल पहले पॉइंट में यही बता रहे हैं कि ये है कौन, इनकी पहचान क्या है। दूसरे तीसरे में बता रहे हैं इनने किया क्या है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राष्ट्रवादी नेता, लोकप्रिय पत्रकार और सिविल सेवा चयनित भी हुए थे। इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 के संस्थापक थे और बंगाली समाचार पत्र का संपादन किया। तो ये थे कुछ 3 मार्कर व्यक्तियों से संबंधित भी। साथियों, कुल 29 3 मार्कर आज के सेशन के कंप्लीट हुए, और इस तरह मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ, और हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को समाप्त कर दिया, पेपर 1 पार्ट ए। अगले लेक्चर से मिलेंगे यूनिट 4 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।